भाई लोग नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार। आज 17 जुलाई है, गुरुवार का दिन 2025। ये वीडियो जा रहा है उन लोगों के लिए जिन लोगों को क्लेम फॉर्म भरने में तकलीफ हो रही है। बहुत लोग कोर्ट से परमिशन लेके क्लेम फॉर्म भरना चाहते हैं। एम्बेरेंट, अजमेरा, आला, इंजाज, आईएमए, जो भी कंपनी का, सारे कंपनी का करीब-करीब एक ही क्लेम फॉर्म आता है आजकल। और कुछ नया इन्होंने शुरू किया कुछ दिन से कि आपको एफिडेविट में लिख के देना है स्टैम्प पेपर रख के कि हमारा यही है, ऐसा-वैसा। वो और उसमें और एक चीज़ लिटिल कंट्रोवर्शियल अननेसेसरी है कि आपका जब आपने इन्वेस्ट किया था तब आपका इनकम कितना था। अब ये एक्चुअली ये सही नहीं है माँगना, लेकिन अभी सरकार है, माँग रहे हैं, तो क्या करें, हमको देना पड़ता है। तो ये मैसेज उन लोगों के लिए है, वीडियो उन लोगों के लिए जिनको फॉर्म भरने में तकलीफ हो रही है। आपको फॉर्म भर के देना पड़ता है, तो कई लोग हमारे ऑफ़िस में आए हैं, ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, पता नहीं सर ये। तो कन्फ्यूज़न के चक्कर में हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं आपके सहूलियत के लिए। टिपिकली इसमें 2 पोर्शन्स हैं। एक तो है फॉर्म, क्लेम फॉर्म, जो आपको उन ये वीवी टावर्स में जाने पे आपको एक क्लेम फॉर्म देते हैं, उसमें जो भी भरना है। उसके बाद एक एफिडेविट बनाना पड़ता है कि मैंने क्लेम में जो भी भरा है वो सही है, और ओथ के ऊपर करना पड़ता है। तो याद रखना कि ये क्लेम फॉर्म है एसपीएलओसीए गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, डिलीट क्लेम एप्लीकेशन अंडर केपीआईडी। ये सब केपीआईडी एक्ट के तहत जाता है, जिसमें स्कैमस्टर्स ने पैसा लिया था और उसके बाद नहीं लौटा है। तो सबसे ऊपर जाएगा नंबर 1 कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ मतलब किसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है। तो एम्बेरेंट अगर आपका इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्बेरेंट लिखेंगे, नहीं तो एम्बेरेंट मार्केटिंग लिखेंगे, आला वेंचर्स लिखेंगे, अजमेरा ग्रुप लिखेंगे, आई मॉनेटरी एडवाइजरी लिखेंगे, जो भी लिखेंगे। तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ कंपनी के नाम, उसके नीचे फिर से फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में कंपनी का पूरा नाम लिखना पड़ता है। और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पे एक्चुअली आपको वो लिखना पड़ता है कि उनका डेजिग्नेशन क्या है। जैसे अ, अगर आपको कन्फ्यूजन होगा तो हमसे पूछिएगा। ये लोग कॉम्प्लायंस रिपोर्ट जो भेजते हैं, हम लोग जो केस करते हैं, तो कोई आरसी होते हैं, कोई एडिशनल कमिश्नर होते हैं, कोई कमिश्नर एसी होते हैं, तो उनका एग्ज़ैक्ट डेजिग्नेशन क्या है वो यहाँ लिखना पड़ेगा, वो लिख दीजिए। उसके बाद फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट में आप लिखेंगे एम्बेरेंट, अजमेरा, आला, जो भी आपका कंपनी का है। और क्लेम फॉर्म नंबर उसके बाद आएगा। वो क्लेम एप्लीकेशन नंबर आपको अभी पता नहीं है तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। डेट ऑफ क्लेम मतलब जिस दिन आप भर रहे हैं, आज, कल, परसों, जो भी डेट है आपका, वो डेट भरिएगा। राइट साइड में आपको एक फ़ोटो लगाना पड़ेगा अपना। 2 फ़ोटो लेके जाइएगा, 1 लगाना पड़ेगा, एक साथ देना पड़ता है। जो भी, 1 एक्स्ट्रा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 2 फ़ोटो लेके जाइए, पासपोर्ट नहीं, स्टैम्प पेपर साइज़, क्योंकि उतनी जगह दिख नहीं रही है यहाँ पे। उसके बाद आपको डिपॉज़िटर का नाम याद रखना कि जो क्लेम भर रहा है वो नहीं, जिसने पैसा डाला वो नहीं, जिसके नाम पे एग्रीमेंट था उसका नाम आता है डिपॉज़िटर, क्लेमेंट वही है। तो उनका नाम लिखना, फादर और हस्बैंड का नाम लिखना। उसके बाद कस्टमर आईडी होगा आपके पास, अगर उनका एग्रीमेंट होगा तो बॉन्ड होगा, जो भी ओरिजिनल उसमें उनका क्लाइंट आईडी होगा लिखना, नहीं है तो कोई बात नहीं। कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, एड्रेस लेटेस्ट का लिखा है। लेटेस्ट मतलब जहाँ आप अभी रह रहे हैं, जिससे अगर आपको कोई नोटिस-वोटिस भेजा या कोई लेटर भेजी जाए, तो आपको मिले। कई लोग हमारे पास आते हैं, "सर वो घर तो हम छोड़ दिए थे, वहाँ गया रहेगा तो हमको नहीं मिला।" ऐसा मत कीजिए। यहाँ करंट एड्रेस जहाँ आप रह रहे हैं, या समझ लो 1-2 दिन में शिफ्ट होना चाहते हो, जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ का लिख देना। डेट ऑफ बर्थ और एज होता है, आपका डेट ऑफ बर्थ और उम्र कितनी है। उसके बाद ईमेल एड्रेस है तो लिख लीजिए, लिखने से अच्छा रहता है, आपका नहीं किसी और का भी लिख सकते हैं, कम से कम में ईमेल में कुछ आ जाएगा तो यूज़ हो जाता है। आधार, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपको चाहिए उसका नंबर लिख लीजिए वहाँ पे, उसको अटैच करना पड़ता है लेकिन यहाँ पे नंबर लिख लीजिए। पैन का नंबर लिखना पड़ेगा उसके बाद। और कोर्ट का ऑर्डर का हमने आपको ऑर्डर पीडीएफ में भेजा है, उसमें उसको प्रिंट करके वो कॉपी दे देना। तो वो उसमें कोर्ट का केस नंबर होगा, MISC सम नंबर स्लैश 202524, जो भी 25 जो भी होगा, या बाद में वीडियो यूज़ करने से जो भी कोर्ट का डेट होगा वो लिख लीजिएगा। उसके बाद नॉमिनेशन आता है। अगर आपने किसी को नॉमिनी बनाया है, या समझ लो खुदा न खास्ता आप नहीं रहे तो उनको मिले, तो नॉमिनी का नाम लिख देना। टिपिकली नॉमिनी का नाम एग्रीमेंट में, काफ़ी एग्रीमेंट्स में आया है। तो उनका नाम लिख देना, उनका जेंडर और एज लिखना, कि आपसे उनका क्या रिलेशन, रिश्ता क्या है, वो लिखना पड़ेगा। उसके पास उनका आईडी, आधार, या जो भी नॉमिनी जो है उनका आईडी, आधार। और प्रूफ ऑफ नॉमिनेशन, अगर आपने उनका नॉमिनेशन लिखवाया है तो उसका ज़ेरॉक्स कॉपी, या कोई एग्रीमेंट बना है तो उसका ज़ेरॉक्स कॉपी।
नहीं है तो नील कर देना। ये सब लिखने के बाद आपको बैंक डिटेल्स होना पड़ता है। याद रखना 2 बैंक डिटेल्स होंगे। एक तो आपने जिस बैंक से पैसा इन्वेस्ट किया वो होगा, उसके बाद आप जिस बैंक में पैसा पाना चाहते हैं वो होगा। कभी-कभी सेम होता है लेकिन दोनों भर दीजिएगा। अगर आपने एसबीआई से इन्वेस्ट किया है लेकिन आपको एचडीएफसी में आना है तो ऊपर एसबीआई का, नीचे एचडीएफसी लिखिएगा। जैसा भी आपका है, तो उसमें बैंक अकाउंट का नंबर होता है, आईएफएससी कोड होगा, बैंक का नाम होगा और ब्रांच का नाम होगा, कहाँ का ब्रांच है वो लिखना पड़ेगा। और किस स्कीम, उसके बाद आता है कि नंबर 12 है, टाइप ऑफ स्कीम एंड नेम ऑफ स्कीम्स, किस टाइप का स्कीम था वो, किसके स्कीम के ज़रिए आपने लिया था, वो आपको लिखना पड़ेगा। और उसके बाद नंबर 13 पे आता है कि आपको किस बैंक में पैसा डालना है, मतलब किसमें आपको आना है, रिसीव करना है, उसका डालिएगा। उसका बैंक नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक का ब्रांच, चारों लिखना पड़ता है। उसके बाद लास्ट में याद रखना, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये, बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल अमाउंट ड्यू, आपको कितना पैसा पाना है, अम्बेरेंट अजमेरा जो भी है उससे कितना पैसा आना है, वो कैलकुलेशन ये रखिएगा कि आपने कितने बार उस कंपनी में पैसा डाला, आपको उस कंपनी से 2-3 बार भी सही कितना पैसा आया, वो दोनों को मिलाने के बाद जो माइनस है वो ड्यू अमाउंट होता है। एग्जाम्पल देता हूँ, कई बार बोलते हैं नहीं सर हमें 2 लाख डाले थे और हमको वापस आ गया, फिर हम 3 लाख डाले, फिर 1 लाख आया। तो उसमें क्या होगा, आप लोग बोलेंगे नहीं, नहीं 2 था तो वापस आ गया, 3 लाख लिख देता हूँ, मैंने डाला था 1 लाख आया, 2 लाख आना है करके। लेकिन जब वहाँ कैलकुलेट करेंगे तो आपको उन्होंने पहले 2 दिया था, फिर 1 दिया था, तो आपका 3 लाख तो हो गया। तो फिर बोलेंगे नहीं, नहीं, नहीं पहले 2 डाला था, तो बोलेंगे पहले बताया क्यों नहीं? तो याद रखना, आपने जो भी उनमें आईएमए, अंजाज जहाँ भी इन्वेस्ट किया है, जितने बार भी किया है, सबको कैलकुलेट करके फॉर्म भरना, सबका इन्फॉर्मेशन देना, नहीं तो वो पुराना पैसा जो आपको दिए हैं वो नए पैसे में काट लेंगे और पुराना जो आपने इन्वेस्ट किया था वो क्लेम नहीं किए तो वो तो भूल जाएंगे। ऐसा सरकार ऐसी होती है, ऐसे हिसाब होता है उनका। उसके बाद सेकेंड पेज पे आता है तो डेट और प्लेस, बैंगलोर लिखते हैं, डेट लिखते हैं जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं, सिग्नेचर और अपना नाम लिख, साइन करते हैं, नाम लिखते हैं। उसके बाद कैसे भरना करके लिखा है वो पढ़ लीजिए एक बार या किसी से पढ़ा लीजिए जो अंग्रेजी जानता हो। पेज नंबर 3 में आएगा कि आपका डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स क्या-क्या है। वो फिर से इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं लेकिन ठीक है देना पड़ता है। फाइनेंशियल एंटरप्राइजेस का मतलब ये सब केपीआईडीएफई एक्ट आता है। एफई मतलब कर्नाटका प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स इन फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट। तो ये एम्बिडेंट, आला, ये सभी फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट्स गिनी जाती हैं। तो ये फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट का नाम लिख देना, फाइनेंशियल उसका। उसके बाद कस्टमर आईडी होगा जो आपने पहले दिया था, यहाँ फिर से और एक बार लिखना है। और पर्टिकुलर्स मतलब आपने कैसे दिया है, आपने नेफ्ट में दिया है कि चेक में दिया है कि कैश में दिया है, वो लिखना। और किस स्कीम के नाम पे लिखा था, स्कीम क्या है वो लिखना। उसके बाद आपका बैंक डिटेल, जिस बैंक से आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उसका आना है, वो नहीं, जिसमें इन्वेस्ट किया था उसका। कैश दिया तो कैश करके लिख देना। नेम ऑफ द बैंक, अकाउंट नंबर, ब्रांच और आईएफएससी कोड, ये तीनों एक लाइन में आ जाएगा। नीचे आप 1, 2, 3, 4 ये डेट को मैंने इतना डिपॉजिट किया था, चेक या कैश से इतना डिपॉजिट था, वो लिख देना। उसके बाद 2-3, अगर 3-4 इसमें तो 6 लाइन दिए हैं, 5-6 लाइन दिए हैं। अगर आपका 1 ही 2 इन्वेस्टमेंट है तो आपको 1 ही 2 बार लिखना पड़ेगा। लेकिन वो भाई जो 2 लाख डाले फिर 3 लाख डाले, उनको एक बार 2 लाख लिखना पड़ेगा, एक बार 3 लाख लिखना पड़ेगा, नहीं तो याद रखना वो लोग काट लेंगे, फिर आप बोलेंगे नहीं ऐसा नहीं। फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट का बैंक डिटेल्स, उसके बाद आता है फाइनेंशियल मतलब एम्बिडेंट का बैंक डिटेल्स माँग रहे हैं, अगर आपके पास है तो दे दीजिए, नहीं तो आपका जो इन्वेस्ट किया था उसमें एक आईडी आएगा, एक नंबर आता है, ट्रांज़ैक्शन आईडी, वो बैंक को दे करके उनसे इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। बहुत लोग नहीं दिए हैं लेकिन, या अगर आपको नहीं है तो उनको बोलिएगा कि सर हम बाद में दे देंगे बोल के, भर दीजिएगा तो अच्छा है। लेकिन क्या करें, सबके पास इन्फॉर्मेशन नहीं रहता है और बैंक को जाओ आओ तो टाइम हो जाएगा। तो हमने, कोर्ट ने हमको टाइम दिया है और टाइम में हम क्लेम भर दें, बाकी का इन्फॉर्मेशन हम बाद में दे सकते हैं। उनके पास भी तो वेरिफिकेशन के टाइम पे इन्फॉर्मेशन होगा। उसके बाद डेट और प्लेस और नाम और सिग्नेचर, ये हो गया आपका फॉर्म। तो ये जो फॉर्म भरने का ये है
पहले हम लोग खाली फॉर्म भर देते थे, फॉर्म के बाद याद रखना फॉर्म के बाद सारे डॉक्यूमेंट अटैच करने पड़ते हैं। खाली फॉर्म भरने से पैसा नहीं आता है, आपको डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा, बैंक का स्टेटमेंट जिस दिन से इन्वेस्ट किए हैं, उस दिन से सारे पहला इन्वेस्टमेंट, दूसरा नहीं पहला इन्वेस्टमेंट के 31 दिसंबर 2019 मोस्टली सबका वही होता है। वो बैंक डिटेल्स बैंक का ओरिजिनल सील और सिग्नेचर के साथ देना पड़ता है। साथ में आपका एग्रीमेंट होगा, ओरिजिनल एग्रीमेंट दिखाना और उसका ज़ेरॉक्स करा के उसपे नोटरी करना। उसके बाद आपका बैंक का पासबुक होता है कि हाँ, ये अकाउंट आप ही का है, तो उसका फ्रंट पेज देना पड़ता है। कई बैंक में जैसे नए-नए बैंक में एचडीएफसी, आईसीआई में नहीं होता, तो उनका एक ब्लैंक चेक बैंक चेक क्रॉस मतलब कट कट किया हुआ, वो चेक दे सकते हैं या तो आप बैंक में जाकर के उनको बोलिए सर हमको ऐसे चाहिए, तो आपके फ़ोटो के साथ में, आपका आईडी के साथ में आईसीआईसीआई वाले मुझे दिए थे कई साल पहले मुझे याद है। ट्राई कीजिए वो मिल जाए तो अच्छा है। तो और अगर आपके पास कैश रिसिप्ट है या जो भी रिसिप्ट है, जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, बैंक स्टेटमेंट और कोर्ट ऑर्डर छोड़ के बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स का ज़ेरॉक्स करा के, नोटरी करा के देना। नोटरी हो जाती है हाई कोर्ट किसी भी कोर्ट के पास नोटरी हो जाती है। हम लोग ज़्यादातर नज़दीक पड़ता है करके मैसूर बैंक के सामने जो सिटी सेंट्रल कोर्ट है वहीं से करा ले जाते हैं। तो वहाँ बहुत लोग रहते हैं, 10-15 रुपया लेंगे एक पेज पे, एक बैक टू बैक पेज का 15 रुपए एक साइड में नोटरी होता है, वो करा लीजिए सबका। और जो भी और कुछ है आपके पास डॉक्यूमेंट उसको लेके जाइए, इसके साथ अटैच करके सबमिट कीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट अभी इसके बाद ये सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने के अटैच करने के बाद आपको एक एफिडेविट एफिडेविट कुछ नहीं स्टैम्प पेपर 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखना पड़ता है कि मैंने ये कहा था, फिर से वही चीज़ को दोहराना पड़ता है कि मेरा ये है, वो है, अभी बताऊँगा मैं। वो एफिडेविट को प्रिंट करके उसको मतलब स्टैम्प पेपर पे कोर्ट में जाएँगे, वो भी उसी कोर्ट में हो जाता है। 200-300 रुपया कुछ लगता है एक एफिडेविट का। तो हम आपको वर्ड फाइल भेजेंगे, वो वर्ड एफिडेविट का जो लिखा हुआ है वैसा ही वर्ड फाइल भेजेंगे, उसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन फिल करके उसको प्रिंट आउट लीजिएगा, आसानी हो जाती है वरना वहाँ जाके किसी से टाइप कराओ तो टाइपिंग का पैसा एक्स्ट्रा लेता है। तो एफिडेविट में एफिडेविट आएगा उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा अपना नाम, अपना मतलब इन्वेस्टर का नाम, उसके बाद उनका एज आज का एज और जेंडर और सन ऑफ, वाइफ ऑफ, डॉटर ऑफ क्या जो भी हैं उनके और किनके हैं, फादर के हैं, हस्बैंड के हैं, वो लिखना पड़ता है। परमानेंट एड्रेस, करंट करंट पोस्टल एड्रेस दोनों देना पड़ता है। मोस्टली सबका एक ही रहता है तो आप एड्रेस लिख लीजिए और उसका पिन कोड लिखना भूलना मत। हो सके तो मोबाइल नंबर भी डाल दीजिए, एक्चुअली नीचे माँग रहे हैं। उसके बाद नंबर 1 आता है कि आपको अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन देना है, वो है आधार नंबर, मोबाइल नंबर। आधार नंबर ज़रूरी होता है, अगर आपने पासपोर्ट नंबर दिया होगा क्लेम में तो भी यहाँ आधार नंबर देना पड़ेगा। मोबाइल नंबर, पैन नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ और एज माँग रहे हैं, ऑक्यूपेशन मतलब आप क्या करते हैं, अगर आप फल बेचते हैं या पेंटर हैं या कारपेंटर हैं, जो भी है लिख दीजिए। आपका साल का इनकम कितना है हर जगह से मतलब समझ लो आपको रेंट आता होगा, रेंट के साथ में आप फल भी बेचते हैं, तो आपका फल का कितना करीब-करीब साल में इनकम हो जाता है और रेंट का साल में कितना हो जाता है, दोनों मिला के डालना। ये इसलिए है कि कल को वो नहीं बोले कि अरे! तुम्हारे पास 20 लाख आया कहाँ से? तो इसको बचाना नहीं इनकम टैक्स का इनकम टैक्स को बाद में देख लेंगे, पहले ये अपना पैसा तो निकालिए। उसके बाद आपने फिर से इन्फॉर्मेशन देना है कि मैंने किस कंपनी में डाला था, क्या डाला था, उसमें सबसे लिखा है नेम ऑफ द एफई, एफई का मतलब है फाइनेंशियल एस्टेब्लिशमेंट, उसका मतलब एम्बिडेंट अजमेरा आला जो भी है वो। एड्रेस ऑफ एफई आपके पास एड्रेस होगा उनका कोई भी एक, वो एड्रेस डाल दीजिएगा। नेम ऑफ डायरेक्टर जो भी फरीद होगा या मंसूर होगा या नदीम होगा या उनके कोई एजेंट जिनको आपने पैसा दिया होगा। एक्चुअली यहाँ से हमको एजेंट का पता लगेगा, इन्होंने पैसा दिलाया था, अगर हम लोग को पैसा कल कम पड़ा, तो उनकी प्रॉपर्टी भी जब्त करके आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो एजेंट जिसको आप जिसके नाम से आपने दिया था, जिसके उस पे दिया था या 2-3 लोग होंगे तो 2-3 लोगों का नाम लिख दीजिए, सबको पकड़ेंगे, सबका आपसे स्कैम कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो हर्जाना देना पड़ता है। आपका कस्टमर आईडी होगा जो आपने दिया है, गिवन बाय एफई, जो एम्बेडेंट ने आपको आईडी दिया होगा और क्या स्कीम में आपने किस डेट से किस डेट तक इन्वेस्ट किया है, 2-3 लाइन है इसमें। जितने हैं उतने ही भरवाइएगा। आपने किस डेट से किस डेट को इन्वेस्ट किया था, किस डेट तक आपने समझ के लोग मंथली मंथली देते थे उनका।
तो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स अभी तक आपने कितना इंस्टॉलमेंट उनको दिया है, अगर मंथली होगा तो, या एक इंस्टॉलमेंट तो जस्ट वन इंस्टॉलमेंट, एक बार आपने 5 लाख डाल दिया, जस्ट वन इंस्टॉलमेंट। फ्रॉम डेट डालना, किस डेट तक, टू डेट तो रहता नहीं है। टोटल अमाउंट कितना डिपॉजिट किया, वो 2-3 इन्वेस्टमेंट होंगे तो 2-3 इन्वेस्टमेंट डाल देना। उसके बाद अगले पेज पे आएगा कि आपने आपने कितना पैसा पाए हैं, लिया है, या चोर लोगों ने आपको कितना पैसा दिया अब तक। नेम ऑफ द सिम किसमें आपने डाला था, उसका नाम, और किसमें आपको इसका 2-3, कभी-कभी क्या होता है 3-4 इन्वेस्टमेंट रहता है। तो आपको किस इन्वेस्टमेंट में पैसा मिला उसको कैलकुलेट करने के लिए फिर से ये लोग डबल इन्फॉर्मेशन मांगते हैं। आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कित दिया था, 3%, 4% या जो भी आपको लगता है मंथली इतना, वो लिख दीजिएगा। इंस्टॉलमेंट कितना बार, आप किन लोगों को 2 बार आया, किन लोगों को 3 बार आया, किन लोगों को 10 बार आया, वो अपने लिखिएगा इतनी बार आया। और टोटल अमाउंट पेड कितना टोटल उन्होंने आपको दिया था एक स्कीम के अंदर, वो लिखिएगा, और बाकी कितना है वो लिख दीजिएगा। तो इससे कम से कम हर इंस्टॉलमेंट, हर इन्वेस्टमेंट का आपका डिटेल उनको मिल जाता है। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट, आपने कैसे पे किया था उनको, पेमेंट टू एफई, मतलब आपने एम्बेडेंट में या आला में कैसे पैसे डाला था, चेक डाला था, कैश दिया था, एनईएफटी, आरटीजीएस, बैंक अकाउंट का नंबर, नेम ऑफ द बैंक, ये आपके बैंक का। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर, नेम ऑफ द बैंक, एफई, एफई मतलब एम्बेडेंट का, अजमेरा का, जो भी उनका बैंक अकाउंट होगा तो फिल कर लीजिएगा। नंबर 3, आई स्टेट दैट श्री श्रीमती, नेम ऑफ द डायरेक्टर, नदीम, फरीद, मंसूर, जो भी आप डालेंगे, या जो भी एजेंट ने लिया था उसका, एजेंट, पार्टनर, एम्प्लॉय जो भी थे वो, सेड एफई हैज कलेक्टेड रुपीज, आपने कितना रुपीज टोटली सबका मिला करके डाला था, ऑन एश्योरेंस पे ऑफ सम, इतना मैं वापस, आपने कितना इन्वेस्ट किया था और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं कितना वापस करूंगा। एन एश्योरेंस टू पे द सम ऑफ रुपीज, दूसरा वाला रुपीज, इन कैश और इन काइंड, इन फॉर्म ऑफ, कैसे देने को बोला था, मंथली देने को बोला था, एक साथ देने को बोला था, कुछ आज का भी कुछ है, वो जो भी है आप यहाँ लिख दीजिए। ब्रैकेट में लिखा है हमारे इसमें कि डिस्क्राइब द फैकल्टी और प्रॉपर्टी अवेलेबल और इंस्ट्रूमेंट प्रॉमिस्ड, नॉट कंप्लाइंट और अमाउंट रिटर्न नॉट प्रॉमिस्ड, मतलब जो भी आपको प्रॉमिस किया था जो उन्होंने नहीं किया। एंड हैज फ्रॉडुलेंटली डिफॉल्टेड, ये आपका स्टेटमेंट होगा। ए टू रिटर्न डिपॉजिट आफ्टर मैच्योरिटी और डिमांड बाय मी, वो होगा तो टिक कर देना। टू प्रोवाइड सर्विस अगेंस्ट सच डिपॉजिट, वो चीटेड बी अमाउंट इन्वेस्टेड सो एंड सो, जो भी होगा, अगर उन्होंने आपको लैंड दिया होगा या उन्होंने हज के लिए प्रॉमिस किया होगा लिख देना, या और कुछ सी में आता है कि और कुछ, ये दोनों से सही है तो तीनों भर दीजिएगा। तो इसका ये मतलब होगा कि मैंने फलाने आदमी को इतने अमाउंट दिया था, ये उन्होंने ये बोला था हमको इतना देंगे और ऐसे-ऐसे हर महीने देंगे या जो भी ऐसा बोला था, लेकिन उन्होंने हमको नहीं दिया करके, ये तीसरा स्टेटमेंट है। चौथा स्टेटमेंट है, आप उसको बोल रहे हैं कि मैं एग्रीमेंट नंबर का फलाना एग्रीमेंट, जो आप उसके साथ अगर आपके पास है एग्रीमेंट तो उसको डाल दीजिएगा। डेट ऑफ रजिस्टर का भी एग्रीमेंट था, कई लोगों के पास ओरिजिनल नहीं है, चोर लोग ले लिए बोल के हम दे देंगे लेकिन पैसा नहीं दिए। तो कई लोगों के पास और उसका स्कैन कॉपी होगा या ज़ेरॉक्स कॉपी होगा, उधर से एग्रीमेंट नंबर ले लीजिएगा अगर होगा तो, और उसके बाद उस किस दिन का डेट एग्रीमेंट है वो डेट डाल दीजिएगा। उसके बाद 2-3 स्टेटमेंट आता है कि मैं चोर के साथ नहीं था, मैं उसका फॉर्मर, प्रेज़ेंट, प्रमोटर, ओनर, पार्टनर, डायरेक्ट मैनेजर, एडमिनिस्ट्रेटर, अकाउंटेंट मैं नहीं हूँ का नंबर 5वां स्टेटमेंट आएगा। छठा स्टेटमेंट बोलेगा कि मैं कोई यहाँ इस केस में मैं एक्यूज़ नहीं हूँ, दूसरे हो सकते हैं, इसमें मैं एक्यूज़ नहीं हूँ। मेरा इस केस से, इस कंपनी के किसी भी फ्रॉड काम से मेरा लेना-देना नहीं है, और आपको 7वां इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब क्या बोलें, आई स्टेट दैट आई वाज़ एम्प्लॉयड एट, किस कंपनी में आप एम्प्लॉयड थे, कई लोग एम्प्लॉयड थे, या अगर आप अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड करके लिख देना। मैं सब्जी बेचता हूँ, फल बेचता हूँ, कारपेंटरी करता हूँ, मेरी मर्जी जब जाता हूँ आता हूँ, तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख देना। विद द डेसिग्नेशन ऑफ जो भी आप करते हैं, वेजिटेबल सेलर, पेंटर, या आईटी में है तो आईटी की कंपनी का नाम लिख दीजिएगा। फ्रॉम टू दिस डेट, मतलब टिपिकली आप डालेंगे कि पैसा डालने के पहले हम इतना दिन में बचा करके रखे थे, तो पुराना डाल देना, एक 5-10 साल का, कि मैं यहाँ से यहाँ करूँगा, अगर आप कमाने लायक होंगे। अगर आप अभी 30 साल के हैं तो नहीं डाल सकेंगे, मैं स्कूल में था तो पैसा कमा रहा था। तो फ्रॉम डेट पुराना डेट वो भी, और टू डेट जिस दिन आपने इन्वेस्ट किया उस दिन तक कम से कम ये डालिएगा कि मैं ये दिन से एम्प्लॉयड था, सेल्फ एम्प्लॉयड ही सही, मैं नौकरी कर रहा था, मैं ऑटो चला रहा था, जो भी लिखिएगा।
इतना अमाउंट मैं हर महीने में कमा ले जाता था। सैलरी की ज़रूरत नहीं है, ऑटो चलाने वाला महीने में कितना कमाया बोल देते हैं एंड ईयरली लिम उसको 12 से मल्टीप्लाई करके साल में करीब-करीब इतना पैसा मुझे आ जाता था। व्हिच आई हैव इन्वेस्टेड उसके बाद वो पैसे को लेके मैंने एम्बेडेड अजमेरा आला में डाला। ये आपको स्टेटमेंट नंबर 7 बता रहा है। उसके बाद नंबर 8 बताएगा कि आप बोलेंगे नंबर 8 में आई स्टेट दैट आई एम इन पोजेशन ऑफ ओरिजिनल्स जो मैंने डॉक्यूमेंट दिया है, उसके ओरिजिनल मेरे पास हैं और अ, वो बोलिएगा। उसके बाद ये भी बोलेगा कि मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको दे दिया। डेट, टाइम और सिग्नेचर कर देंगे। ये आपका एफिडेविट हो जाएगा। एफिडेविट में आपको किसी अटैचमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सारे अटैचमेंट क्लेम के साथ जाएँगे, एफिडेविट में कोई अटैचमेंट नहीं होगा। 3 पेज का एफिडेविट होगा, ये स्टैम्प पेपर आएगा, उसके एकदम नीचे में आपका एड्रेस नाम जो फर्स्ट पैरा है वो आएगा। बाकी के नंबर 1, नंबर 2 सेकंड पेज में चले जाते हैं, नंबर 3 में जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो थर्ड में जाएँगे और आपका एफिडेविट रेडी हो गया। तो ये है प्रोसीजर। याद रखना कि आप गवर्नमेंट से अपने पैसे के लिए वापस ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಶಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೆಣ गवर्नमेंट ಹೋಗಿದ್ದು ಹಣ वापस बरला ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। वापस आप मांग रहे हैं तो वो जो भी मांगेंगे उनको दे देना। ये नहीं वो नहीं उन्हें कहे को ये कहे को ये नहीं है वो नहीं है। थोड़ा मशक्कत करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ता है क्लेम के बाद पैसा लाने के लिए। तो नहीं मेरे को फुर्सत मेरे को टाइम नहीं है तो आप ज़कात है मंसूर को दे दिया, नदीम को दिया समझ के भूल जाना। सारे पेमेंट डॉक्यूमेंट करने के बाद भी कई लोगों को फिर से बुलाया जाता है और पेपर देने के लिए ज़रूरत पड़ता है। तो गवर्नमेंट से आप पैसा वापस माँगने की कोशिश में हैं तो आनाकानी मत कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए। पैसा बढ़ रहा है, आएगा ज़रूर। कुछ लोगों का तो जैसे मैं वीडियो में बोलता रहता हूँ, इनका आएगा। तो पैसा लाने के लिए ही हम कर रहे हैं और अगर नहीं आना होता तो हम अपनी तरफ से नहीं बोलते कि वहाँ के क्लेम भरो। तो ये आपका क्लेम का है और कुछ होगा तो हमारे ऑफ़िस में कॉल कीजिएगा, हम मदद करेंगे। एक वर्ड फ़ाइल होगा, व्हाट्सएप कीजिए, फ़ोन मत कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए तो हम व्हाट्सएप के ज़रिए आपको जो हमारे तरफ से होगा, वो हम आपको भेज देंगे। नमस्कार।